गौरव जी, सबसे पहले तो आपको मैं डबल बधाई दूंगा कि आपने आरएस और आईएएस में सेम ईयर में उपलब्धि अर्जित की है। 12वीं रैंक तो आपकी आरएस में आई है और 13वीं रैंक आईएएस में आई है। ये एक कोइंसिडेंस है एक गजब का कि 12वीं और 13वीं रैंक दोनों सेवाओं में, और दोनों ही बहुत ही टफ सेवाएं हैं। इनके एग्जाम इतने टफ है कि एक साधारण स्टूडेंट को बहुत मुश्किल है। बट यू आर डेफिनेटली वेरी नाइस एंड यू डिड एक्सीलेंटली वेल। थैंक यू। मैं गौरव जी आपसे 2-3 चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इन सेवाओं में जो आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा धैर्य और लंबे समय तक मेहनत करके अपने आप को मोटिवेट रख के तैयारी करने में लगाए रखना होता है। और एक बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम्स है, इनमें गैम्बल है, एक तरह का ये जुआ है। आप खूब तैयारी करते हो, सिलेक्शन हो भी जाए नहीं हो जाए, आपकी सर्टेनिटी नहीं होती। बट यू आर फॉर्चुनेट एनफ कि आपको आरएस में भी 12th रैंक मिल गया और आईएएस में भी 30th रैंक है। प्रोबेबली यू आर गेटिंग द राजस्थान कैडर आल्सो। तो इससे बढ़िया आपके लिए और हम सब के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। जी सर। आप इतना बताएं, जो आप नए एस्पिरेंट्स हैं, मैंने भी तैयारी की, मैं भी इन सेवाओं में हूँ, आरएस में हूँ, आप अब आईएएस में आ रहे हैं। मोटे तौर पे एक एस्पिरेंट को, जो आरएस और आईएएस का एस्पिरेंट होता है, उसको किन मुख्य चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? 5-7 चीज़ें ऐसी बताएं जिनके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आरएस की तैयारी के। जी सर, जो दोनों एग्ज़ाम वो हमारी प्रशासनिक सेवाओं की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। तो इसमें जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, क्योंकि इसमें किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी आ सकता है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स सभी विद्यार्थी आते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा है। और कंपटीशन ज़्यादा होने के साथ साथ इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं दोनों एग्जाम के अंदर। तो अब आपको केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि 1000 पोस्ट है तो आप आराम से 5 से 10 हज़ार लोग ऐसे ढूंढ सकते हो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं और 12 से 14 घंटे कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क से तो ये पहली बात तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है पहला जो काम करना पड़ेगा वो है स्मार्ट वर्क। अब हम बोल देते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, लेकिन उसको डिफाइन कौन करेगा कि स्मार्ट वर्क क्या है, होता क्या है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क वही है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचते हैं कि जब मुगल्स थे, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक छोटी सी कंपनी थी, उसके सामने वो एम्पायर पूरा कोलैप्स हो जाता था। क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो सारे के सारे काम स्मार्टली कर रही थी। कम्युनिकेशन था, कोऑर्डिनेशन था, आर्मी थी, ट्रेनिंग थी, सब था। वही सेम होनी चाहिए हमें स्टडीज के दौरान। मतलब हमें चीज़ों का यूज करना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी है, अब विद्यार्थी आज के समय इस टेक्नोलॉजी से कहीं भी दूर नहीं जा सकते। यदि आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। यदि आईएएस का इस साल का पेपर उठाया जाए, ज़्यादा से जो 80 क्वेश्चन आते हैं उसमें जनरल स्टडीज में, उसमें से लगभग 65 से 70 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। बेसिक से हालांकि उसका फाउंडेशन जरूर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो कंसेप्ट जहाँ से आ रहा है, वो क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का जो मर्म है वो करंट अफेयर से आ रहा है। और करंट अफेयर्स जो आजकल हैपनिंग्स हो रही है आईसीटी के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, एक आप हिंदी न्यूज़पेपर देखोगे 24-25 इंपॉर्टेंट टॉपिक हर दिन आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी आते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, कितनी सारी मैगजीन्स हैं। तो जो पुराना तरीका था कि हम नोट्स बना लेते हैं, जो ऑफलाइन नोट्स बना लेते हैं या नोटबुक में बना लेते हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आउटडेटेड हो गया। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चेंज हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना, यूएस और अफगानिस्तान और इंडिया का एक रिलेशन को हम देखें, क्योंकि हर दूसरे दिन चेंज हो रहा है। यदि आप कॉपी किताब से लिखने लग जाओगे तो आपकी कॉपी तो हर दूसरे दिन फटती रहेगी। ये तो चेंज हो गया, ये तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, डिजिटल नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे और टॉपिक की पूरी डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो आपका कहने मतलब हर टॉपिक को आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा और उसका मर्म समझना पड़ेगा। जी सर। तो जैसे मैं एक टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कोई टॉपिक है जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एनजीओ GS2 के अंदर सिलेबस लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा कि एनजीओ क्यों बनाई है, सबसे पहले कहाँ बनी थी, क्या इनकी फंक्शनिंग होती है, कैसे कार्य करते हैं, नेचर क्या है, लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, कौन सी एनजीओ बढ़िया काम कर रही है, इन्वायरमेंट के सेक्टर में कौन सी, सोशल सेक्टर में कौन सी। ये सब हो गया बेसिक मेरा। ये आप बुक से भी कर सकते हो, किसी कोचिंग ट्रेनर से भी कर सकते हो।
बट ये दुनिया का 90% स्टूडेंट करेंगे जिन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया है। वो तो करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स पास करने वाला स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है। अब आपको क्या करना है, फिर आप देखो कि एनजीओ से रिलेटेड करंट अफेयर क्या है, तो आप जाके सर्च करो कि एनजीओ से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर है। फिर आपको पता चलेगा कि एनजीओ की फंडिंग पे बैन लग रहे हैं, एफसीआरए कानून के अंडर में एनजीओ आ रही है, एनजीओ ने कितने घोटाले किए हैं वो आ रहे हैं, एनजीओ लगातार ऑडिटिंग नहीं करती वो आ रही है। ये 4-5 इशू हैं जो करंट में चल रहे हैं। अब एग्जामिनर है, वो 60 ईयर्स का एग्जामिनर, वो उस कॉपी को चेक कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एनजीओ का जो टॉपिक है उसका चेक करने के लिए एनजीओ का बेसिक पढ़ गया है, नहीं पढ़ गया है, लेकिन वो न्यूज़पेपर में एफसीआरए कानून के बारे में उसने जरूर सुना है। और एनजीओ के क्वेश्चन में जब उसको एफसीआरए कानून दिखेगा ना, तभी उसका दिल खुश होगा कि हाँ अपडेट, ये समझ गया, ये अपडेट है। और दुनिया में एक इंसान की फितरत होती है, साइकोलॉजी होती है, वो उसी इंसान की रेस्पेक्ट करता है जिसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा अपडेटेड है। आउटडेटेड चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए ये एक स्मार्ट अप्रोच आप जो रेगुलर बुक से नहीं कर सकते, रेगुलर नोट से नहीं कर सकते, इसमें आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये स्मार्ट वर्क आपको करनी पड़ेगी। आप जैसे एनजीओ से आपने डायमेंशन निकालिए, फिर जैसे दूसरा टॉपिक तैयार करना है सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी के ऊपर आपको कंटेंट नहीं मिलता जनरली, लेकिन जिस तरीके से आपने एनजीओ के मल्टी डायमेंशन पॉइंट्स बनाए हैं, वैसे ही आपको सिविल सोसाइटी के भी बनाने हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, क्या जैसे सिविल सोसाइटी का ओरिजिन क्यों हुआ, ये आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, ये आपके लिए कोई नहीं करके देगा। सिविल सोसाइटी पहली बार कौन सी आई थी, टाइप्स कौन से होते हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चैलेंज क्या है, क्या क्या फेस कर रहे हैं, सेम टॉपिक वैसा बनाओ। फिर सिविल सोसाइटी इन करंट इसे सर्च करो, ऐसे भी नहीं है सिविल सोसाइटी द हिंदू, सिविल सोसाइटी द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरीके से सर्च करो, फिर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, फिर वो टॉपिक आपका तैयार है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लो, आप हर तरीके से उसके लिए रेडी है। तो हर डायमेंशन से आपको स्टडी करनी चाहिए, और वो भी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके। बिल्कुल। अब हम कोचिंग की हेल्प लेते हैं, तो कोचिंग में क्या है कि जो बेसिक एनजीओ का पार्ट है वो करवा दिया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो हर कोई करवाता है, थोड़ा सा एनजीओ के बारे में बता दिया, उसको समझा दिया और छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक एक पर्टिकुलर 1-2 बुक से पढ़ के आते हैं। कोई भी इतना रिसर्च नहीं करेगा कि एनजीओ क्यों, कैसे, कौन से सेक्टर की कौन सी एनजीओ, ये व्यक्ति को खुद को करना पड़ेगा। और करंट अफेयर की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, वो तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। और ये जो इतना डायनेमिक वर्ल्ड हो गया है, आईसीटी का टाइम है, हर दिन इतना चेंज आ रहा है, तो आपको डायनेमिक नेचर है, उसको कोचिंग कभी पकड़ भी नहीं पाएगी, वो आपको खुद को ही अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो मैं पहली टिप्स देना चाहूँगा कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना है। और आपने सही भी उत्तर लिखा है, लेकिन दूसरे ने आपसे स्मार्ट उत्तर लिखा है, तो आपका उत्तर बेवकूफ़ हो जाएगा। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप यदि ऐसे सोच रहे हो ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स तरीके से मैं कैरी आउट करूँ, तो ये थोड़ा सा टिपिकल काम वर्क नहीं करेगा। जी सर। दूसरा सर मैं कि जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो पहले से फिक्स होनी चाहिए, उसमें आपको जो टॉपर्स हैं उनकी राय लेनी चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि किताबें उठा लेते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम कभी तैयारी करने से पहले स्ट्रेटेजी के बारे में देखते ही नहीं है, और हम ऐसे इग्नोर करते हैं कि उन्होंने फॉलो की तो उनकी है, मेरी तो अपनी अलग ही स्ट्रेटेजी होगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत प्रकार की स्ट्रेटेजी, 40 प्रकार की, 50 प्रकार की, टॉपर्स ने किसी न किसी ने तो फॉलो की हो, और वो उन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं वो आपको 10 मिनट में बता देंगे कि वो गलतियाँ, वरना आप पूरा 1 साल खराब करोगे और उसके बाद जो कंक्लूजन निकालोगे वही 10 मिनट आएंगे जो उसको पहले ही बता देता है। तो टॉपर्स से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा जो इंस्टीट्यूट में जो टॉपर्स की कॉपी होती थी वो कॉपी को सामने रखता था, फिर मेरा उत्तर लिखता, फिर उस कॉपी से मैच करता कि क्या अलग आया, फिर मैं सोचता कि उस टॉपर ने उस एग्ज़ाम के टाइम पे क्या सोचा कि उसने वो पॉइंट लिखा, और मैंने क्या सोचा कि मैंने वो पॉइंट क्यों नहीं लिखा। तो मतलब एक गैप है कि टॉपर यहाँ सोच रहा है, मैं यहाँ सोच रहा हूँ। अब उस गैप को कैसे ओवरकम किया जाए, अब उस गैप को ओवरकम करने के लिए आपको फिर वापस से स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ये कंटेंट आया कहाँ से, उसके पास बेसिक बुक का कंटेंट था या कोई मैगजीन से कंटेंट आया है, करंट से आया है या कहाँ से, तो वो चीज़ हमें फिर करनी पड़ती है। तो ये 2 मुख्य बात है। तीसरा सर मोटिवेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना मोटिवेशन कैसे मेंटेन किया? जी सर, मेरा जो मोटिवेशन था सर, एक मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में
मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो मैंने वहाँ प्लेसमेंट छोड़ दिया था। तो आपने ज्वाइन नहीं किया? ज्वाइन नहीं किया था मेरा। तो मेरा एक, मैं हमेशा एक तो आदमी को मोनेटाइज्ड सेल्स में जो आदमी मोटिवेट बहुत जल्दी होता है। जैसे मैं रहता था 4th फ्लोर पर, मेरी सुबह क्लास होती थी 7 बजे। मैं सोचता था आज की क्लास मिस कर देते हैं, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, देख लेंगे, क्यों जाने की जरूरत है। फिर मैं कैलकुलेशन करता कि मैंने क्लास की फीस दी है 50,000, क्लास होगी केवल 100, एक क्लास की फीस है 500 रुपये। तो आपको यदि कोई बोले कि आपके पर्स में से 500 रुपये निकाल के नीचे फेंक दे, तो आप 4th फ्लोर से नीचे उसको लेने जाओगे या नहीं जाओगे? ओबियसली हर इंसान जाएगा। तो मैं भी उठ के जा सकता हूँ क्लास लेने के लिए। तो एक ऐसे, एक दूसरा मैं अपने आप को ये बोलता कि हर साल मैं 10 लाख का डेफिसिट में जा रहा हूँ। मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं 20-30 लाख के तो डेफिसिट में ऑलरेडी हूँ। अब मैं नहीं पढ़ूंगा तो डेफिसिट तो बढ़ता ही जाएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें मोनेटाइज करके जब मैं देखता था ना, तो फिर वो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी कि हर मिनट की तेरी एक वैल्यू है। ये 1 मिनट थी तेरी, इस मिनट में यदि तेरी वैल्यू 10 रुपये की थी तो वो थी, तूने उसको वीडियो देख के क्यों खराब किया? तो इस तरीके से सर मैं अपने आप को मोटिवेट करता था। ये मोटिवेशन आपने, जैसे आपने शुरू कब करी है अपनी तैयारी सिविल सर्विसेज की? सर मैं 2000 अटेम्प्ट था आपका? मेरा यूपीएससी में ये पहला अटेम्प्ट था। जो यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी सर। सर मैंने 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब मैं जून-जुलाई में पास आउट हुआ था। और मेरी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर ज्वाइनिंग थी वो सितंबर में, और आरएस का पेपर था 25 अगस्त। तो मेरे पास 1-1.5 महीना था। तो मैंने कहा कि एज ए मतलब कि तुक्का मारना है, 1.5 महीने तैयारी करके देखते हैं। क्योंकि मेरे आर्ट्स के सब्जेक्ट हमेशा से स्कूल में कमज़ोर रहे थे। मैं मैथ और साइंस में ही केवल अच्छे नंबर स्कोर करता था। मुझे लगा नहीं था कि मेरा निकल जाएगा। मैं कहा कि एक अटेम्प्ट दे लेते हैं, फेल हो गए तो सितंबर में तो ज्वाइनिंग वैसे भी है। मैंने वो दिया और उसके बाद मेरा वो अटेम्प्ट क्लियर हो गया प्रीलिम्स। तो मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने मेंस का दिया और मैंने आरएस में भी पहले 641 रैंक ले लिया। और ये सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें सिलेक्शन हुआ? जी। फिर उसके बाद सर कि मेरे घर पे फैमिली कंडीशन में दादाजी की डेथ हो गई थी, फूफा जी एक्सीडेंट हो गए थे, तो वो 2 महीने आईसीयू में रहे थे, तो मेरे को उनके साथ रहना पड़ता था। फिर फैमिली कंडीशन ऐसी हुई कि मेरी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूट गई पूरी? हाँ, पढ़ाई को मैंने एकदम साइड लाइन कर दिया। फिर जब 2018 का वापस से जब नोटिफिकेशन आया आदेश, मैंने कहा कि अब ये लास्ट मौका है, अब यदि नहीं किया तो बहुत ही मतलब कि इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैंने उस टाइम पे वापस स्टार्ट किया। फिर जो 18 से लेके मई जून में जब पेपर हुआ था 2019 तक, वो मैंने 1-1.5 साल पूरा आदेश को दिया। 2019 में मैंने 2 महीने रेस्ट किया। मुझे लगा कि मेरा फ्यूल खत्म हो चुका है आरएस को पढ़ के। लेकिन फिर 2 महीने ठाला बैठने के बाद तो मेरे को समझ में आ गया कि आरपीएससी रिजल्ट निकालेगी नहीं, और इससे ठाला बैठने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छे काम में लग जाते हैं। तो फिर मैंने अगस्त 2019 से वापस से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी, और ये यूपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट था। गौरव जी, आप बता रहे थे कि ये सिविल सर्विसेज में पहला अटेम्प्ट था, काफ़ी परेशानियाँ रही। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर। कहाँ पे? शुरू में दूधवा मीठा गांव है, उसमें पापा जी सेकंड ग्रेड टीचर। जैसे टीचर है। और आप कितने ब्रदर हैं? मैं 2 भाई हैं, मेरा एक छोटा भाई है, वो क्या कर रहा है? वेटनरी से कर रहा है। अच्छा, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ? हाँ, ग्रेजुएशन। और सिस्टर? सिस्टर में या तो ब्रदर ही है आप? तो वेरी गुड। और मम्मी तो घर पे हाउस वाइफ। ओके। अच्छा, आप लोग बताओ, ये जो तैयारी कर रहे थे आप, इसमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाला और सेकंड अटेम्प्ट में आरएस निकाला, और फर्स्ट में भी आरएस में आपका सबऑर्डिनेट सर्विसेज में हो गया था। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? स्टडी के जो आवर्स हैं वो कितने क्या रखे आपने पढ़ाई में? सर टाइम मैनेजमेंट का मैं कभी आवर्स को जनरली देखता नहीं था। ठीक है। मैं मेरा टॉपिक वाइज ज़्यादा समझता था। जैसे कि मैंने जो आरएस के सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, 200 टॉपिक लिखे हुए, मैं उनके दिन डिसाइड करता था कितने दिनों में करने हैं। 100 डेज में करने हैं तो 2 टॉपिक करने हैं। अब वो 2 टॉपिक जितने भी अच्छी तरीके से करने हैं उसमें मैं पूरा फिर टाइम लगा देता था। तो हो सकता है कि कोई छोटा टॉपिक है तो 5-6 घंटे में हो गया तो मेरे लिए सफिशिएंट है, और हो सकता है कि उनमें से 12 घंटे 14 घंटे में लगता है। तो मैं मेरे टॉपिक वाइज फॉलो करता था जनरली कि आज मेरा ये टॉपिक हो गया, आज मेरा ये टॉपिक हो गया।
इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता था कि ये 2 टॉपिक हमें डेली करने हैं, उनका रिविजन वगैरह भी थोड़ा सा मेरा सिस्टमेटिक हो जाता। यदि हम आवरली पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता कि कौन से आवर में हमने क्या पढ़ लिया, कब उसका रिविजन करें, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। आपकी प्लानिंग मतलब टॉपिक ओरिएंटेड थी? टॉपिक ओरिएंटेड। अच्छा, तो आपने जो प्लानिंग करी थी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है इन परीक्षाओं की। तो यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के आपने एग्जाम लिखे, कितनी लंबी प्लानिंग करी थी आपने, कितने साल की करी थी या कितने महीनों की करी थी? सर पहले तो बस एकदम लिटरली सोचा था कि बस 1 साल में हो जाएगा ये सारा, लेकिन वो फिर बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी 6-7 महीनों के लिए। तो फिर लगा था कि अब इसमें जितना भी टाइम लगेगा, इसमें इतना एफर्ट और सब कुछ टाइम लगा दिया है, तो अब तो ये पूरा एग्ज़ाम करना पड़ेगा। नहीं, एग्ज़ाम डिले हो रहे थे तो फिर मैंने साथ में एमए भी कर लिया था सोशियोलॉजी में, उसमें मैं नेट जेआरएफ हो गया था। तो फिर मेरे को था कि मेरा बैकअप ऑप्शन हमेशा एक असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा, तो मैंने उसको एज ए बैकअप ऑप्शन के रखा था। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि जैसे टेक्नोलॉजी, जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ बहुत ज़रूरी है। जी सर। इन परीक्षाओं में आने के लिए हार्ड वर्किंग अकेला काम नहीं करेगा। और आप बता रहे थे कि बहुत ही स्मार्टली वर्क करना चाहिए, स्मार्टली स्टडी करना चाहिए, स्मार्टली आंसर राइटिंग होनी चाहिए। आप बताएं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है, प्रीलिम्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? मतलब दोनों सेवाएं ऐसी हैं, आरपीएससी और यूपीएससी की दोनों की परीक्षाएं ऐसी हैं कि उनका पैटर्न करीब सेम है, मतलब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बाकी सिलेबस करीब सेम है। तो उन दोनों में आप प्रीलिम्स को किस तरह से अप्रोच करते थे? सर प्रीलिम्स के लिए मेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होती है। मैं सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स देखता कि कितनी कट ऑफ गई। ओके, 100 कट ऑफ गई है, मेरा टारगेट होता है 120। ओके, ताकि 5-10 नंबर का कभी भी विवाद हो या ऊपर नीचे हो जाए तो हमें टेंशन ना हो। ठीक है। अब यदि 120 मार्क्स मेरे को लाने हैं तो मैं कैलकुलेशन करता था कि कितने क्वेश्चन सही कर सकता हूँ, कितने क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ। तो मैं 3-4 बास्केट बना लेता था कि 90 क्वेश्चन सही करके मैं 60 गलत कर सकता हूँ, 85 क्वेश्चन सही करके 50 गलत कर सकता हूँ, 80 क्वेश्चन सही करके मैं 40 गलत कर सकता हूँ, 70 क्वेश्चन सही करके मैं केवल 30 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं अलग अलग बास्केट में भी बढ़ा लेता था पॉसिबल। फिर मैं जब मॉक की प्रैक्टिस करता था तब मैं देखता था कि मेरी एफिशिएंसी कितनी रह रही है, 100 में से मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। अब मेरी एफिशिएंसी मानिए कि 65% रह रही है, मतलब 3 में से 2 सही कर रहा हूँ, 1 गलत कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा अपर बास्केट में चला जाता था जहाँ पे मुझे 90 क्वेश्चन सही करने हैं, 60 गलत भी हो जाएंगे तो 70 ओवरऑल बचेंगे, तो 100 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती थी कि पहले अपनी एफिशिएंसी पहचानो कि आप कितने परसेंट क्वेश्चन को हिट कर सकते हो, फिर आप देखो उतनी एफिशिएंसी वाली बास्केट से ना आप कट ऑफ किस तरीके से पार करो। तो ये थोड़ी सी मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था कि कितने क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट। हाँ, और ये अभी तक मतलब कि जैसे आरएस के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों अटेम्प्ट को मैंने प्रीलिम्स को 50 नंबर की मार्जिन से क्लियर किया और यूपीएससी में भी अच्छे खासे मार्जिन से क्लियर किया था। तो मुझे लगता है कि वो कैलकुलेशन मेरे लिए तो काम करती है, तो सबके लिए वर्क करेगी अगर आपके लिए कर रहे हैं। जी सर, तो मैथमेटिकल आपने बीटेक किया है? जी सर। कहाँ से किया है? मैंने आईआईटी बीएचयू से माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक। अच्छा, माइनिंग इंजीनियरिंग किया? जी सर। कब किया था? 2016 में। अच्छा, 16 में कर लिया। जी सर। अच्छा, इन एग्जाम्स के लिए ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, आप कहाँ तक सहमत हैं? सर बिल्कुल एकदम सोशल मीडिया से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक दिखावा है जिसमें आपने किसी दूसरे की देख लिया कि ये तो आज बाइक लेके आ गया, आज ये कार लेके आ गया, तो आपको लगेगा कि आप पढ़ के क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये तो आज घूमने चला गया, ये न्यूयॉर्क चला गया, ये लंदन चला गया, तो ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी पढ़ाई से। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पे गए तो वहाँ पे कोई मोटिवेशन वीडियो डाल रहा है या वहाँ पे आपको कोई मोटिवेटेड मैसेज दे रहा है। हमारी सोसाइटी इसी प्रकार की है, ये सोसाइटी की फैब्रिक ही नेगेटिव है, हम किसी को ताने मार के ही उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो सोशल मीडिया है उसको तो मेरे को लगता है कि एकदम साइलेंट कर देना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी का तो आपने बता दिया, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए? सर आंसर राइटिंग में मैं यही देखता था कि टॉपर्स का क्या है, टॉपर्स ने क्या लिखा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, और हम दोनों के बीच में गैप क्या है। जैसे टॉपर ने एक लाइन लिखी, मैंने कोई दूसरी लाइन लिखी, ये लाइन उसने क्यों लिखी, मैं इसे एक लिस्ट बना लेता था कि टॉपर ने ये लिखा, मैंने ये लिखा, ये गैप था। वो गैप आप लिखते जाओ कि टॉपर ने तो कमेटी का नाम लिखा, मैंने कमेटी का नाम नहीं लिखा, टॉपर ने डायग्राम बनाया, मैंने डायग्राम नहीं बनाया, टॉपर ने अंडरलाइन की, मैंने अंडरलाइन नहीं की।
टॉपर ने तो 4 पॉइंट लिखे, मैंने 2 पॉइंट लिखे, इस तरीके से आप सारे पॉइंट लिख लो और फिर सारे दिन उस पर विचार करते रहो कि ये पॉइंट हम मैं कैसे काटूँ, ये पॉइंट मैं कैसे काटूँ, और विद इन 30 to 45 डेज है ना आप टॉपर के बहुत पास में पहुंच जाओगे, उसके सिमिलर उत्तर लिखने लग जाओगे, क्योंकि आप तो गेट को काटते जा रहे हो, तो फिर टॉपर का आंसर और आपका आंसर दोनों सेम बनते जाएंगे। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की आपने? इंटरव्यू की तैयारी को सर मैं अलग अलग पार्ट में ना डिवाइड करता हूँ। आपके डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं। डेफ में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं कि डेफ में या तो किसी प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। प्लेस कौन कौन से हो सकते हैं? बर्थ प्लेस हो सकता है, स्टडी का प्लेस हो सकता है, स्टडी में हाई स्टडी, लो स्टडी। इस तरीके से मैं पूरा एक फ्लो चार्ट सा बना लेता था जहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। और आजकल तो जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं वो आपको मॉडल आंसर मतलब मॉडल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देती हैं कि आपके डेफ पे ये पॉसिबल 600 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको देख लो, फिर पता चल जाएगा कि ये एरिया तो मैं छोड़ रहा था। तो इस तरीके से एनालिसिस करके मैं इंटरव्यू देता। आपका मीडियम इंग्लिश था? हाँ, मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी था, बाकी मेरी पूरी जर्नी के दौरान इंग्लिश था। अच्छा, मतलब एग्जाम इंग्लिश में लिखा और इंटरव्यू इंग्लिश में? हाँ, दोनों जगह। अच्छा जी सर, सेवाओं में कोई ना कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? जी सर, बिल्कुल। इसमें आपके पास ज़्यादा भी मार्गदर्शन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मार्गदर्शन में आजकल भटक जाता है। एक आदमी को आप मान लीजिए कि ये सही एडवाइस देता है, ट्रू एडवाइस देता है, आप उसी को फॉलो कीजिए। तो मेरे लिए जैसे रामनिवास जी बुवालिया और निधि श्रीवास दोनों थे, तो वो जो भी बोलते थे मैं मान लेता था कि इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस से ये बात बोली है, तो उस चीज़ पे ना कोई डाउट ना कोई और कुछ, जो उन्होंने बोला है वो साथ सो सकते हैं, फिर आँख बंद करके उसको फॉलो करो। और मतलब जो विश्वास है आँख बंद करके फॉलो करना, उसमें ताकत होती है। एडवाइस कोई भी टॉपर गलत नहीं देगा, लेकिन उस टॉपर की एडवाइस के ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है ना, वो आपके रिजल्ट के अंदर झलकेगा। आप जब परीक्षा की तैयारी करते थे तो आपके भाव तो कई बार ऐसे भी आए होंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरों से कितना पीछे हूँ, ये जो भावनाएं आती थी उनको कैसे कंट्रोल करते थे? जी सर, ये भावनाएं आना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि आप ORN में ओल्ड राजेंद्र नगर में जाओगे तो वहाँ पे सब IIT, IIM, एम्स, DU इस जैसे बड़ी बड़ी कॉलेजों के स्टूडेंट आते हैं। वो बोलते हैं तो आपको लगता है यार कि मैं इनके सामने कुछ एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। इसका सबसे बढ़िया मैं मतलब कि हमेशा मेरे दोस्तों को यही बोलता था कि यदि आपके सामने एक UPSC नाम का भैंसा है, वो भाग के आ रहा है, आपके पास लठ है, दूसरे के पास हथौड़ा है, तीसरे के पास गोटा है, तो गोटा मारने वाला एक अलग स्टाइल में मारेगा, हथौड़ा मारने वाला अलग स्टाइल में मारेगा। आपके पास क्या हथियार है उसको आपको अलग स्टाइल में मारना पड़ेगा। उनके पास आंसर राइटिंग स्किल है, उनके पास मेमोरी की पावर है, उनके पास अच्छा बैकग्राउंड है, आपके पास भी तो कुछ होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप UPSC की तैयारी करने के लिए आ रहे हो और आप एग्जाम पे एग्जाम मतलब कि प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो, आपके पास कुछ स्ट्रेंथ तो जरूर है, आपको वो रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। और फिर UPSC की रिक्वायरमेंट क्या है? UPSC की रिक्वायरमेंट ये है, आपकी स्ट्रेंथ ये है, अब उस स्ट्रेंथ को किस तरीके से मल्टीप्लाई करके उस रिक्वायरमेंट को पूरी करो, बस यही 5-6 महीनों का खेल होता है। उसमें जब आप अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मेरी स्ट्रेंथ थी, मैं बहुत सारे पॉइंट को मेमोराइज कर पाता था, लेकिन मेरे को आंसर राइटिंग स्किल बहुत कमजोर थी। मेरे को ये लिखते थे कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। तो मैंने कहा कि इसका इलाज ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा पॉइंट फॉर्म में लिखूँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा डायमेंशन थे। तो मैंने ये सोच लिया कि मैं एग्जामिनर को केवल इस चीज़ से इम्प्रेस कर सकता हूँ कि मेरी डायमेंशन है, और मैं वहीं पे दूसरा मेरी इंग्लिश सुधारने की कोशिश करता, मेरी आंसर राइटिंग सुधारने की कोशिश करता, तो मेरे नॉट भी पॉसिबल, क्योंकि वो मेरा कमजोर पार्ट है। लेकिन UPSC आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट से कुछ होना चाहती है, तो मैंने अपना जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था एक पॉइंट फॉर्म में लिखा, और बहुत सारे पॉइंट लिखे, तो मैं किसी भी डायमेंशन पे ना 10-12 पॉइंट लिख देता, तो ये मेरे लिए वर्कआउट कर दिया। अच्छा, आपको कभी एग्जाम में टाइम कम पड़ा गया लिखने के लिए, जैसे 3 घंटे का एग्जाम में लिखना होता है? 2016 का जब मैंने पेपर दिया था तो 800 में से मेरा 100 नंबर के आसपास का पेपर छूट गया। फिर मैंने 18 का पेपर भी दिया, तो उसमें भी मैंने लगभग 60-70 नंबर फिर छूट गया। तो जब IAS का देने जाता था तो मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि जब RS में 2000 शब्दों का पेपर आता है उसको छोड़ रहा हूँ, IAS में 4000 शब्द लिखने हैं, और इवन मेरे छोटे वर्ड होते थे, मुझे 4500 वर्ड लिखने होते थे। मैं 4500 वर्ड लिखने के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालना पड़ेगा, एक नॉर्मल एफर्ट से
ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 गुना ज़्यादा वर्ड है। तो फिर मैंने उसके लिए मेरे जो हैंड की एक्सरसाइज थी, ये जो कौन कौन सी मसल आंसर राइटिंग में काम आती है, उनकी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, मैंने उस पर बहुत फोकस किया। मैंने लगभग 50 पेन ट्राई किए, कौन सी पेन से मेरी स्पीड तेज आती है। मैं टाइमर लेके बैठता था कि 1 मिनट में कितने वर्ड लिखे गए, इस वर्ड की स्पीड इतनी पॉसिबल हो पाएगी या इतने वर्ड से लिखने से। तो मैंने 50 पेन के बाद मुझे समझ में आया कि ये पेन मेरे लिए सबसे ज़्यादा शूट करेगा। फिर मैंने बहुत सारे वर्ड्स की राइटिंग चेंज कर दी। मैं कि जैसे एक एक वर्ड लिखने पे उठाना पड़ता था पेन पे लेने, तो मैं कि कुछ ऐसी राइटिंग हो जिसमें एक वर्ड पूरा ही लिखा जाए, कंटिन्यूस लिखने की कोशिश करता था। फिर मैं कि पॉइंट्स किस तरीके से याद है, तो इस तरीके से मैंने मतलब कि आंसर राइटिंग पे खूब विचार किया कि पेपर छूटना नहीं चाहिए आप किसी भी आपने साइंटिफिक अप्रोच अपना। हाँ, और यूपीएससी में मेरा ये हुआ कि मैंने हर क्वेश्चन में बैंकर वर्ड क्रॉस की थी, 5-5 हज़ार वर्ड लिखे थे, लेकिन मेरा कोई भी पेपर छूटा नहीं था। और लास्ट में मेरा ऐसा था कि मैं 5 मिनट के अंदर 3 पेज आराम से भर देता था। 5 मिनट में 3 पेज आराम से भर देता था, जिसके लिए हम आराम से 12-13 मिनट बेसिक में। अच्छा, इन एग्जाम्स में डायग्राम बनाना बहुत फ्रूटफुल रहता है, असिस्ट करता है अच्छे मार्क्स लाने में। तो आपको नक्शे बनाना, जैसे राजस्थान का, भारत का, वर्ल्ड का नक्शे बनाना तो आता होगा? जी सर, नक्शा मैंने मतलब कि इतनी प्रैक्टिस करता था मैं कि जो कार भी खड़ी रहती है बाहर, जिनके बाहर जैसे मिट्टी लगी रहती है, तो मैं वहाँ पे भी जाके एक नक्शा ड्रॉ करके आ जाता हूँ इंडिया का क्योंकि उसकी इतनी प्रैक्टिस की थी मैंने, हज़ारों मैप ड्रॉ किए थे कि मेरे को 20-25 सेकेंड के अंदर मैं कोई भी मैप इंडिया का ड्रॉ कर सकता हूँ, राजस्थान का, इंडिया का। और जनरली वर्ल्ड का मैप भी मैं 30-35 सेकेंड में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपने ये भी देखा होगा कि इन एग्जाम्स में क्वेश्चन के आंसर में कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो एक एनरिस्ट आंसर माना जाता है, मतलब ज़्यादा नंबर आते हैं उसमें। तो आपने इस एंगल से भी स्टडी करी होगी कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल्स यूज करने हैं, तो ये आपने किया होगी? जिस तरह की केस स्टडीज होती है जिनको आपको जरूर लिखना होता है। जैसे आपने ना कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ बात हुई थी, तो आपको फिर बताना पड़ता है कि झारखंड के अंदर सोलर मामा कंसेप्ट जो चल रहा है वो इससे रिलेटेड है, तो ये केस स्टडीज आपको ढूंढनी पड़ती है इंटरनेट पे। तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन वो बहुत रिवार्ड करता है कि आपने एक भी केस स्टडी एक क्वेश्चन में लिख दी ना, तो 1 नंबर एक्स्ट्रा देके जाएगी। तो नीति आयोग ने लगभग 80-90 केस स्टडी लिखी थी। कुछ आपको पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से मिल जाती हैं, कुछ आपको बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यूपीएससी करके ऐसे बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं। तो इस प्रकार से आप कलेक्ट कर लोगे 200-250 यदि आपके पास केस स्टडीज है तो आप बहुत शानदार होते हैं, बहुत शानदार और कई जगह काम आ सकता है। हाँ, मुझे याद है कि हर क्वेश्चन में एक आधी मैंने केस स्टडी जरूर लिखी है। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज को रट रखा था मैंने, मतलब ज़्यादा केसेस को रट रखा था। जैसे 100 केस थे इम्पोर्टेंट, जो 100 केस थे वो मुझे एकदम टिप्स पे याद थे कि इस केस का क्या डिसीजन था, इस केस को कौन से टॉपिक में लिखना है, इस केस को कौन से टॉपिक में लिखना है। तो ये तो थोड़ा सा डेकोरम वाली चीज़ है, तो इसको तो हमेशा एकदम टिप्स पे रखनी चाहिए। उससे प्रैक्टिकल अप्रोच किया जाता है, अपडेट भी हो जाता है। जी सर, जब मेरे को पता भी लगता है कि इसका मतलब सभी एंगल से आंसर कंप्लीट है। वो चीज़ कहीं बुक में नहीं होगी, वो चीज़ आपको सर्च करनी पड़ेगी, और जो सर्च करेगा वो आपको बताएगा भी नहीं, तो वो हमेशा यूनिक होगा, वो यूनिक होगा। ऐसे राइटिंग कैसे आपने मैनेज किया? ऐसे राइटिंग में सर कि मैंने 1-2 क्लासेस वगैरह ली, मुझे उसका कुछ खास फायदा नहीं। फिर मैं केवल हर दिन मैंने एक चीज़ देख ली थी, जैसे बोलते हैं कि हम जिस चीज़ को देखते जाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो मैंने हर दिन एक फिक्स कर लिया था, एक टॉपिक का एक ऐसे पढ़ना है। तो फिर मैं 90 डेज में 90 ऐसे पढ़ लिए मैंने, मतलब एक कॉपी में 2 ऐसे होते हैं, 180 से ज़्यादा ऐसे पढ़ लिए। तो मुझे समझ में आ गया कि क्या पैटर्न में लिखना चाह रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो जैसे कि हम जीटी जो भी गेम होता है मोबाइल में, हम कभी भी उसकी इंस्ट्रक्शन लिस्ट को देखते नहीं, हम उसको खेलते हैं, खेलते खेलते उसको सारे रूल को समझ रहे हैं। तो जो चीज़ नहीं समझ में आएगी इसको कैसे करना है, उसको लगातार फॉलो करो। थोड़े टाइम के बाद उसका बेस जो भी है, जैसे कि हिंदी हमने बोलना सीखा है, तो हिंदी की ग्रामर हम बोल रहे हैं, तो हमें अभी भी नहीं पता कि कौन सा ग्रामर बोल रहे हैं, कौन सा अलंकार आ रहा है, कौन सी ग्रामर आ रही है, कुछ नहीं पता। बच्चे को भी नहीं पता होता, वो बस सीख लेता है प्रैक्टिस करके। तो जो चीज़ नहीं समझ में आती वो उसको लगातार टॉपिक को देखता रहता, और एक टाइम के बाद वो अपने आप ही मेरे अंदर निकल देगा। अच्छा, ये जो गाइड्स होते हैं आरएस के आईएएस के लिए, जो कई लोगों ने लिख रखे हैं मार्गदर्शन के लिए, आप कितना रोल मानते हो कि बुक्स का रोल है? सर ये भी डिपेंड करता है कि वो लिखी किसने, जो संघर्ष से निकला है
उस संघर्ष में उसने जिसने बीता है, जिसने देखा है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है और उसके पास आइडिया है, तो वो आपके लिए रामबाण है। यदि किसी ने हवा में उठ के किताब लिख दी, जिसको खुद को लोकल एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने कभी एग्जाम खुद दिए नहीं, वो दूसरों को एग्जाम के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या होगा ना कि या तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा लिख देगा उसमें, उसको लिखने में क्या जा रहा है, वो तो बच्चे को लास्ट में अपने अंदर रखना है। तो यदि आपका किसी टॉपर ने लिखी है, किसी बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड टीचर ने लिखी है, तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ऐसे मैं लोकल पब्लिकेशन पे थोड़ा कम इंटरेस्ट करता हूँ। क्या होगा कि अगर आप ये मानते हो कि इनका वास्तव में रोल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होता है। इवन शहरी क्षेत्र के भी सबको होता है अगर वो पढ़ते हैं तो किताबों को। तो आपका ये कहना है कि जो गाइड लिखते हैं वो कोई ऑथेंटिक व्यक्ति ने लिखी है जो इन परीक्षाओं से गुजरा है और जिनको अनुभव है, और अगर वो लिखते हैं तो डेफिनेटली उनका सार्थत्व बहुत ही महत्व रखता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके हिसाब से इन गाइड्स को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए क्या? जी सर, मैं बिल्कुल कहूँगा जिसने टॉपर्स ने ये बुक लिखी है, बहुत सारे लोगों से सजेस्ट कर आके लिखी है, तो उसमें बहुत ही एकदम जीवन का रस लिखा हुआ है। इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टॉपर की सबमिट सुननी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर यदि टॉपर आपके लिए कुछ बता रहा है, फ्री में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसको सुनना चाहिए। आपके लिए बुक लिखी है, उसमें मेहनत की है, कितने लोगों का इनपुट दिया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपका यदि 2% 5% भी यदि आपका एफर्ट रिड्यूस कर रहा है तो आपके लिए तो वैल्यूएबल है। इतने कंपटीशन के टाइम पे यदि आपका 1% भी एफर्ट रिड्यूस हो जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको एज दिला सकता है। तो मैं बुक्स का मेरा ये था कि मैं बुक्स बहुत ज़्यादा लाता था। इसी बुक में यदि कोई 5 पेज भी पढ़ने लायक होते तो मैं वो बुक लेके आ जाता था हमेशा। और दूसरा, मैं टॉपर्स की टॉक्स को बहुत सुनता था। मुझे लगता था कि वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर टाइम देना चाहिए। आधी घंटा 15 मिनट से कोई स्टडी पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि हमें सही गाइडेंस मिल जाएगी तो एफर्ट्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। इस बुक में तो काफ़ी टॉपर्स हैं जिनके व्यूज़ में हैं, उनके रिटर्न व्यूज़ में हैं, और इवन आरपीएससी और यूपीएससी के जो चेयरमैन रहे हैं उनके भी व्यूज़ हैं, उनके भी आर्टिकल्स हैं। तो आप क्या मानते हो कि ये बुक वास्तव पढ़नी चाहिए बच्चों? जी सर, यदि इसमें सभी टॉपर्स के व्यू हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे बच्चों के लिए। समझ में आएगा अगर वो टॉपर किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो ज़रूर बच्चों को एक बार इस बुक की तरफ देखना चाहिए। इसके कंटेंट से भी वो उनको लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए ताकि आपको हमेशा एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगी। आप अंत में जो आरएस आईएएस या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या मूल मंत्र लेना चाहोगे अपने तरफ से? सर, मैं जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको 3 ही चीज़ बताना चाहूँगा। पहला, मोटिवेट रहें, एकदम कंसिस्टेंट तैयारी करें। ऐसे नहीं कि किसी ने ड्यूटी पकड़ा दी है, दिल से उस चीज़ के साथ जुड़े। दूसरा, कि अब ये टाइम है वो स्मार्ट वर्क का है, तो आपको स्मार्ट वर्क निकालना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क एक रिलेटिव होता है। आप कुछ कर रहे हो, आपसे ज़्यादा कोई स्मार्ट करेगा तो आप बेवकूफ़ हो जाओगे, तो आपको दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना। तीसरा, आपको जो साइंटिफिक स्टडी होती है लर्निंग की, तो निमोनिक्स बना के या पीरियोडिक रिवीजन करके या टेस्ट सीरीज देके ग्रुप डिस्कशन करके उन सभी का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो भी नॉलेज है आपके दिमाग में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तक टिक सके। थैंक यू सो मच गौरव जी, और पुनः आपको ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करेंगे कि आप निश्चित रूप से आने वाले 30-35 साल जो सेवा में देंगे राजस्थान की पब्लिक के लिए, और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ज़्यादा से ज़्यादा आपसे लाभान्वित होगी। थैंक यू सो मच।